नमस्कार साथियों, महिला पर्यवेक्षक महामैराथन एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। कुछ ही दिन पेपर शेष है और आज मैं इस वीडियो में महामैराथन वीडियो आप सभी महिला पर्यवेक्षक की जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मैं लेकर आया हूं। तो चलिए बिल्कुल देर न करते हुए सीधे वीडियो पर आते हैं। जो साथी नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्रश्न पहला है, पोषण अभियान योजना में किनको समन्वित किया गया है। देखिए, पोषण अभियान जो योजना संचालित है उसमें किनको सम्मिलित किया गया है। आंसर आप देंगे, चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। बच्चों एवं किशोरियों को, गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली माता को या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। और डी इसका सही उत्तर क्यों होगा साथियों, ये जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसको आपको समझना है। पोषण अभियान से संबंधित यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है भाई। तो इसको आप विकल्प में समझिए। कोई भी पोषण योजना संचालित की जाती है तो वो बच्चों के लिए तो जरूरी होता ही है, किशोरियों के लिए अर्थात किशोर अवस्था जो युवतियां हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं, सभी के लिए ये इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर दिया जाएगा। प्रश्न 2 है, देखो, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने शासकीय बाल गृह संचालित हैं। कितने शासकीय बाल गृह संचालित हैं? तो ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का 6। छत्तीसगढ़ में कुल 6 बाल गृह संचालित है, जिसमें साथियों आपका देखिए कुल जो 6 है और शासकीय यहां पर की जा रही है बात, ठीक है। तो 6 शासकीय है और आपके 37 अशासकीय है, ठीक है, जिसे प्राइवेट भी हम कह सकते हैं। तो 7 शासकीय है और 37 अशासकीय है, जो कि शासकीय बाल गृह है। देखिए आपका 6 शासकीय है और 37 अशासकीय है, ठीक है। कुल इतना जो संचालित है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, जो कि टोटल 43 है, ठीक है। तो 6 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है कि स्वाधार कुछ गृह योजना, स्वाधार गृह योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? ए विधवा महिलाओं से, बी निराश्रित महिलाओं से, सी तिरस्कृत महिलाओं से या डी उपरोक्त सभी। तो स्वाधार गृह योजना किससे संबंधित है भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। स्वाधार जो गृह योजना है, संकटग्रस्त जो महिलाएं आती है, विधवा हो, निराश्रित हो, तिरस्कृत हो, परित्यक्त भी हो, ठीक है, सभी से संबंधित होता है। क्लियर है साथियों? चलिए प्रश्न नंबर 4 है, आपका स्क्रीन पर शो हो रहा है। बाल संप्रेक्षण गृह में रहने वाले बच्चों की उम्र होती है। बाल संप्रेषण गृह में रहने वाले बच्चों की उम्र ए 18 वर्ष से ज़्यादा, बी 18 वर्ष से कम, सी उपरोक्त सही है ए और बी दोनों, या डी कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 4 का बी 18 वर्ष से कम होती है, ठीक है भाई। देखिए विधि का उल्लंघन करने के लिए 18 वर्ष से कम आयु के जो बालक हो तो उस पर जो है प्रकरण विचाराधीन किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर उन्हें कहाँ रखा जाता है? तो बाल संप्रेक्षण गृह में रखा जाता है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। सवाल नंबर 5 है हमारा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देख पा रहे होंगे। 24 जनवरी 2018 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वेब आधारित रैपिंग रिपोर्टिंग सिस्टम किसके लिए आरंभ किया गया? किसके लिए आरंभ किया गया भाई 24 जनवरी 2018 को? उत्तर हो जाएगा भाई, देखिए इस 4 ऑप्शंस पहले देखिए, किशोरी बालिका योजना, विधवा पेंशन योजना, एसिड हमला योजना या तलाकशुदा महिला योजना। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर आ जाएगा भाई ए, किशोरी बालिका योजना, ठीक है। और ये जो किशोरी बालिका योजना है 24 जनवरी 2018 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस योजना की शुरुआत की है, ठीक है भाई। अगले सवाल, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6 है हमारा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत समझे जाते हैं। क्या समझे जाते हैं भाई? न्यायिक दंडाधिकारी, लोक सेवक, पुलिस या कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। तो किसको माना जाता है भाई? इसको एक लोक सेवक के रूप में समझे जाते हैं, माने जाते हैं, ठीक है। देखिए ये जो अधिनियम है ना साथियों, ये आपका 2006 में, ठीक है, ये अधिनियम 2006 की जो धारा 17 में बाल विकास प्रतिषेध अधिकारियों को लोक सेवक का दर्जा दिया गया है। लोक सेवक के संबंध में यह प्रावधान किया गया है। ओके, अगला सवाल,
सवाल नंबर यहाँ पर देखिए 7वां है, और 7वां सवाल क्या कहता है, बालक और कुमार श्रम जिसे प्रतिषेध प्रतिषेध और विनियमन कहा जाता है। तो प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 नियमों के उपबंध निम्न अधिनियम के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में। तो ए कारखाना अधिनियम 1948, बगान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952 या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न 7 हो जाएगा भाई आपका, सही उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी आपका डी क्यों आएगा, तो बाल कुमार जो श्रम, देखिए बालक और कुमार जो श्रम है, ठीक है, 1986 जिसको बोलते हैं, धारा 17 में इसको उल्लेखित किया गया है। कहाँ, किसमें उल्लेखित किया गया है, धारा 17 में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, और इसमें ये सभी प्रावधान, कारखाना एक्ट, बगान श्रम एक्ट, ये सभी प्रावधान धारा 17 के अंदर आते हैं साथियों। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में, किशोर न्याय जिसे बालकों की देखरेख और संरक्षण बोलते हैं अधिनियम। ठीक है, तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 द्वारा निरसित किया जाता है। किशोर न्याय को, किशोर न्याय अधिनियम 86 को, किशोर न्याय अधिनियम 2000 को, बालकों की संरक्षण अधिनियम 2006 या उपरोक्त सभी। देखिए किशोर न्याय अधिनियम जो है किसको, तो आपका किशोर न्याय अधिनियम ये 2000, ये जो है आपके बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 द्वारा निरसित किया गया है। ठीक है भाई, देखो किशोर न्याय ये 2015 में, ठीक है, 2000 को निश्चित किया गया, 15 जनवरी 2016 को, ठीक है, ये जो है 15 में निश्चित किया गया और 15 जनवरी 2016 को संपूर्ण देश में, मतलब पूरे भारतवर्ष में ये क्या हुआ, प्रभावी हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़े। तो देखिए क्वेश्चन 9 कहता क्या है, लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ है ए शारीरिक संपर्क, बी लैंगिक संपर्क या लैंगिक टिप्पणी, सी अश्लील साहित्य दिखाना या डी उपरोक्त सभी। देखिए लैंगिक उत्पीड़न किससे संबंधित है या उससे संबंधित क्या है भाई, तो अगर किसी के शारीरिक संपर्क कर रहा है, किसी को बेड टच गुड टच का जो पाठ पढ़ाया जाता है वो इसमें आ जाता है, इसलिए इसका उत्तर डी इसलिए आएगा। लैंगिक टिप्पणी यदि आप कर रहे हो, टीका टिप्पणी कर रहे हो, अश्लील जो है बातें कर रहे हो, अश्लील यदि आप किसी प्रकार के जो साहित्य आप दिखा रहे हो, तो ये तमाम जो बिंदु है लैंगिक उत्पीड़न के अंदर आ जाता है। ठीक है, महिलाओं के कार्यस्थल पर यदि आप उनके साथ इस तरह के व्यवहार करते हो तो लैंगिक जो है निवारण प्रतिषेध अधिनियम 2013 में भी इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है भाई, कोई समस्या ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 10, भाई 300 से 800 तक की जनसंख्या के लिए निम्न में किन क्षेत्रों में एक आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, तो किन क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जा सकता है, उत्तर हो जाएगा भाई, देखो पहले प्रश्न को समझो, ग्रामीण क्षेत्र, मरुस्थली, जनजाति मरुस्थली नाले युक्त, ग्रामीण एवं शहरी या जनजाति मरुस्थली नली नाले क्षेत्र पर्वतीय, सभी जगह। ठीक है भाई, तो इसका सभी जगह अर्थात इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना आपका डी हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। देखो अब जब यहां पर बात हो रही है ना साथियों कि आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की, तो मैं आपको बता दूं यहां से मिलता जुलता जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। यदि 400 से 800 की जो जनसंख्या है, ठीक है, तो यहां पर एक आंगनबाड़ी खुलेगा, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 400 से 800 की जनसंख्या में एक आंगनबाड़ी। यदि ये जनसंख्या का जो लेवल है या जनसंख्या की गणना है बढ़ करके 800 से 1600 हो जाता है मान लो, तो 2 आंगनबाड़ी आपके यहां खुलेगा। ठीक है, यदि ये जो जनसंख्या है 16 से 1800 हो जाता है मान के चलिए, ठीक है, तो वहां पर 3 आंगनबाड़ी केंद्र खुलना है, और 1500 से 400 के बीच में अगर होता है, ठीक है भाई, तो एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। तो इस तरह एक आंगनबाड़ी खोलने का एक नियम है, रूल्स है, रेगुलेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, सखी वन स्टॉप सेंटर, इनकी वैकेंसी भी आती है, मैं वीडियो भी डालता हूं, आप सभी साथी अवगत होंगे। तो सखी वन स्टॉप सेंटर के लिए उपलब्ध सुविधाओं में निम्न में से कौन सा ग्रुप लागू नहीं होता है।
आपातकालीन सहायता चिकित्सा, आपातकालीन सहायता महिला के FIR करने। देखिए ये 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख दे रहा होगा, आप अच्छे से पढ़िए समझिए, फिर हम ऑप्शन की ओर आते हैं। देखो भाई, विधिक परामर्श बेहद जरूरी है, अर्थात कानूनी सलाह, मनोवैज्ञानिक परामर्श, वित्तीय सहायता और चिकित्सकीय सहायता। ये उत्तर जो है सही हो जाएगा सी। ठीक है क्या? तो सखी जो वन स्टॉप सेंटर है उनकी जो उपलब्ध सेवाओं में हम बात करें आपातकालीन सेवाओं की, ठीक है, जिसके अंदर साथियों आपका चिकित्सकीय सहायता आती है, चिकित्सा के क्षेत्र में जो सहायता देना, ठीक है, आती है। इसके अलावा महिला पर FIR जो होता है उसको भी यहाँ पर इंक्लूडेड किया जाता है। साथ ही साथ NCR DIR को भी यहाँ पर दर्ज करने की बात होती है। मनोवैज्ञानिक सामाजिक परामर्श जो है, विधिक परामर्श, आश्रय सुविधा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो सुविधा है, ये तमाम सुविधा प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अभी तक 11 हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो भाई, चूंकि इंपॉर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निम्न कथनों को आपको देखना है। यह पूरे भारतवर्ष के 100 जिलों में 2015 में लागू हुआ। देखिए प्रश्न 12 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो योजना है, ठीक है भाई, ये जो योजना है, अब देखो यहाँ पूरे भारतवर्ष के 100 जिलों में 2015 में प्रारंभ किया गया था। क्या ये सही है भाई? क्या ये सही है? हाँ, ये तो बिल्कुल सही है भाई। क्वेश्चन 12वां का पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है आपका। कथन नंबर फर्स्ट के साथ साथ आपके कथन नंबर 3 को एक बार देखिए। इस राज्य के रायगढ़ जिले को वर्ष 2015 में मल्टी सेक्टोरल हस्तक्षेप जिले के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, ये थर्ड है भाई, इसको भी आप याद रखोगे। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके यहाँ पर आ जाएंगे और ये विकल्प आपको दिख सकते हो, यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहा है। अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ूं, सवाल नंबर 13 है भाई, देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो निम्न में से मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? तो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की बात हो रही है। तो इसके हितग्राही कौन थे? 6 वर्ष के कम वर्ष, देखिए 6 वर्ष से कम आयु के कुपोषित बच्चे, 6 से 59 माह तक के एनीमिया से पीड़ित बच्चे, 15 से 49 वर्ष तक एनीमिया से पीड़ित महिलाएं, या 11 से 14 वर्ष तक आयु साला त्यागने वाले बच्चे। प्रश्न 13 है भाई। प्रश्न 13 को देखिए, ये जो विकल्प आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, यदि मैं सही विकल्प की बात करूं तो ये कथन पर आधारित है, जो कि आपको नीचे में इनके जो कथन है वो दिख रहा है। ठीक है, उत्तर आ जाएगा भाई ए। 6 वर्ष से कम आयु के कुपोषित बच्चों को शामिल किया गया है। साथ ही साथ 6 से 59 माह के जो एनीमिया से पीड़ित है उनको भी शामिल किया गया है। इसके अलावा आपका 15 से 49 वर्ष की जो एनीमिया से पीड़ित जो महिलाएं हैं ना, उनको भी, ये तीनों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर साला त्यागने के संबंध की यहाँ पर बात ही नहीं की जाती है। ठीक है, ये 3 जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ी, सवाल नंबर हमारा 14 है और सवाल नंबर 14 बड़ा है, इसलिए आपको सभी विकल्पों को अलग अलग देखना होगा। निम्न कथनों में मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के संबंध में क्या सही है, ये आपको बताना है। देखिए बाल संदर्भ योजना की यहाँ पर बात हो रही है, तो बाल संदर्भ योजना की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी कुछ कथन दिए हुए हैं आपको स्क्रीन पर, जैसा कि दिख रहा होगा, ये देख सकते हो भाई। इसका उत्तर डी आ जाएगा, पहला और तीसरा। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, महिलाओं में कथन सही, मतलब कौन से कथन सही है भाई, इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए महिलाओं के संबंध में कथन, सही कथन की बात की जा रही है। तो सक्षम योजना विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित महिलाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2009 में सक्षम योजना प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए डायरेक्ट मैं उत्तर पर आऊं तो साथियों इसका जो सटीक एवं सही उत्तर हो जाएगा, आपके इस कथनों पर आ जाइए और डी उत्तर हो जाएगा ये तीनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16 पर मैं बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, तो संस्कार अभियान का उद्देश्य, अब ये जो संस्कार अभियान चलाया गया था तो इनके पीछे क्या उद्देश्य है भाई? गर्भधारण से 6 वर्ष तक के बच्चों का सर्वांगीण विकास, बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करना, आंगनबाड़ी केंद्र का उन्नयन या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा प्रश्न 16? देखो गर्भधारण को से लेकर 6 वर्ष तक के सर्वांगीण विकास जरूरी है। देखिए ये तो आएगा, बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा, ये भी, मतलब ये 2 चीजें आ रही है ऑलरेडी, मतलब उपरोक्त सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, कोई समस्या ना हो भाई, फैक्चुअल चीजें हैं। संस्कार अभियान का मुख्य उद्देश्य मैं आपको बता दूं, इनके जो मुख्य उद्देश्य, जैसा कि अभी 3 बिंदु आपको निकल कर दिखाई दे रहा होगा, सामने आ रहा होगा। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु। प्रारंभिक देखरेख में 3 से जो 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं ना,
उसको साला पूर्व क्या की जाती है, शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, उसके बाद 6 वर्ष में वो विद्यालय की शिक्षा अर्जित करता है ना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 आ जाते हैं। तो इस योजना में इस योजना के अंतर्गत शासकीय कन्याशालाओं में सैनिटरी नैपकिन की एक एटीएम वेंडिंग मशीन एवं उपयोग की गई सैनिटरी नैपकिन को भस्म करने के लिए भस्मक मशीनें लगाई गई है। कैसे, कब, कौन सी योजना में? तो सुचिता योजना, नोनी सुरक्षा योजना, किशोरी शक्ति योजना या सबल योजना। तो इसका सही उत्तर होगा भाई सुचिता योजना। देखो अब ये जो सुचिता योजना है ना ये हुआ कब है शुरू, तो मैं आपको बता दूं, ये जो सुचिता योजना है 24 जनवरी, इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लेंगे, 24 जनवरी 2017 को शुरू हुआ है। सुचिता योजना 24 जनवरी 2017 को, अर्थात साथियों ये जो योजना है राष्ट्रीय बाल दिवस के दिन ही शुरू किया गया है। ठीक है, सुचिता योजना। ओके, सवाल अगला है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। किशोरी महिलाओं के वजन एवं हीमोग्लोबिन रुधिर वर्णिका जिसको बोलते हैं, तो हीमोग्लोबिन का स्तर पता करने हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित कार्यक्रम। भाई अब उसका ब्लड का जो स्तर है, तो उसमें हीमोग्लोबिन कितना है, ब्लड कितना है, वो उनका स्तर पता करना है। तो ए आकर्षक थैली द्वारा, अन्नप्राशन द्वारा, वजन त्योहार या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ठीक है भाई, तो इसका सटीक एवं सही उत्तर होगा वजन त्योहार। ठीक है, ये आंगनबाड़ियों में मनाया जाता है भाई वजन त्योहार, ये इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ मैं आ जाऊं। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे परिवार 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्मी जो लड़कियों को 18 वर्ष होने तक 1 लाख रुपए देने की जो सुविधा प्रदान की गई है। अब ये जो 1 लाख रुपए देने की जो सुविधा की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है, तो इसका सही पहले विकल्प पर आ जाइए। देखिए नोनी सुरक्षा योजना के तहत 1 लाख मिलेगा, बालिका सुरक्षा योजना, बालिका समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह या उपरोक्त सभी। तो किसके अंतर्गत कहना चाहिए साथियों आपको, ये जो सुविधा अर्थात 18 वर्ष होने के बाद 1 लाख रुपए की जो सुविधा मिलेगी, किसके अंतर्गत, कौन सी योजना है, कौन सी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई नोनी सुरक्षा योजना। ठीक है, नोनी सुरक्षा योजना के तहत। और ये जो नोनी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई है, तो आपका ये नोनी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल को, ठीक है भाई, 1 अप्रैल 2014 को शुरू हो गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, शुरू की गई है, प्रारंभ की गई है 1 अप्रैल 2014 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मैं बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 20, इस योजना के अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आवश्यकता अनुसार विधिक सलाह, परामर्श, चिकित्सा, परिवहन, आश्रय की जो सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान है। क्या चीज का प्रावधान है भाई? सक्षम योजना, उड़ान योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना या नवा बिहान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवा बिहान योजना। ठीक है, नवा बिहान योजना जो सुविधा है उसकी यहाँ पर बात की गई है। चूंकि बात हम कर रहे हैं नवा बिहान की, तो ये जो घरेलू हिंसा से महिलाओं के, देखो भाई, संरक्षण के लिए, घरेलू जो हिंसा होती है ना, महिलाओं के संरक्षण के लिए ही अधिनियम बनाया गया। और जो कब बना है भाई? आपका 2005 में। जो घरेलू हिंसा होती है ना, घरेलू में, घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन्हीं के लिए इस जो है कहना चाहिए नियम की, अधिनियम की शुरुआत की गई है 2005 में। क्लियर है भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखो, कौन से विटामिन को ज्यादा मात्रा में लेने पर हड्डियों को क्षति पहुंचती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो भाई प्रश्न 21 है, देखो इसका उत्तर होगा डी। विटामिन डी को यदि ज्यादा मात्रा में हम ले रहे हैं तो हड्डियों को भी क्षति पहुंच सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखेंगे। चलो अभी मैं चर्चा कर लूं यहां पर क्या है फैक्ट, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट उस पर मैं बात करूं यहां, जो कि जरूरी चीजें हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22वां है। अब पहले 22वां को एक बार समझ लीजिए। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कौन से मार्ग से दिया जाता है? भाई हेपेटाइटिस जो बी है कौन से मार्ग से दिया जाएगा? अंतरत्वची, अवत्वची, अंतरपेशी या नसों में। इसका जो हेपेटाइटिस बी का जो इंजेक्शन हम कह सकते हैं, ठीक है भाई, तो ये किस में दिया जाता है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। उत्तर हो जाएगा सी, अंतरपेशी अवस्थाओं में इनको क्या किया जाता है? दिया जाता है। यह एक इंजेक्शन है जिसे अंतरपेशी इंजेक्शन के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए और देखिए भाई, एक के अतिरिक्त निम्न सभी टीके राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। कौन
सभी टीके आते हैं, उनमें से एक टीका छोड़ के जो आपके विकल्प में हो सकता है। देखो न्यूमोकोकल जो है एक टीका नहीं है भाई जो कि इनसे जुड़ा हुआ हो, बाकी सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आखिर चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए, फिर हम चर्चा करेंगे भाई। अब शिशु मृत्यु दर में यह शामिल नहीं होता, तो क्या शामिल नहीं होता शिशु मृत्यु दर में? प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर शामिल नहीं होगा, प्रसवकालीन मृत्यु दर शामिल नहीं होगा, प्रसवोत्तर मृत्यु दर या विलंबित शिशु मृत्यु दर जो है शामिल नहीं होता है। अभी इसका सटीक एवं सही उत्तर हो जाएगा भाई प्रसवकालीन मृत्यु दर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मैं बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मैं यहाँ पर बढ़ूं, तो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है मातृ पितृ दर क्या है, MMR मातृ पितृ दर क्या है। तो एक गर्भवती महिला की मृत्यु 9 महीने से पहले हो, गर्भावस्था के जो दौरान है, शिशु जन्म के कारण से प्रति लाख जीवित जन्मों के मातृ मृत्यु वार्षिक संख्या। देखो अब ये विकल्प आपको शो हो रहा है भाई इसको, ठीक है। विकल्प की मैं उत्तर की बात करूं तो सटीक उत्तर है यही आपका 2B का। ठीक है, एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लोगे भाई, इंपॉर्टेंट चीजों को ही हम डिस्कस करवा रहे हैं। चलिए उसके बाद आता है आपका 25। ठीक है, हाँ उसके बाद में आ जाता है 26। चलो 26वां देख लो भाई, 26वां है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखे 31 मार्च 2021 तक भारत में एकीकृत जो बाल विकास योजना के अंतर्गत 7076 योजनाएं हो गई है। अब देखो ये विकल्प दिया हुआ है, विकल्प के अंदर आपको आंसर निकालना है, तो इसका सटीक एवं सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? B। ठीक है, B इसका सटीक और सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ 2 एवं 3 इसका सही एवं सटीक उत्तर है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मैं बढ़ जाता हूं। तो 27 देखिए ये पूरा कथन पर आधारित है भाई, स्वास्थ्य जांच सेवाएं किसके लिए उपयोगी है। अब स्वास्थ्य जांच जो सेवा है किसके लिए इंपॉर्टेंस है भाई, तो इसके जो ऑप्शंस हैं अभी किसी ने इसमें मत नहीं दिया है, वोट नहीं दिया है, या कहना चाहिए स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इसके ऑप्शंस की मैं यहाँ पर बात करूँ। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं की मैं ऑप्शंस की बात करूँ, 27 की मैं ऑप्शंस की बात करूँ, उत्तर ए हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों ऑप्शंस जो है इसमें शामिल किया गया है। ओके साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 है, जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा है, थोड़ा साइज भी को मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। देखो आंगनबाड़ी जो केंद्र होती है ना, अब आंगनबाड़ी केंद्र से स्थापित करने के लिए कौन से कथन की जरूरत होती है, और आपको आंगनबाड़ी केंद्र को स्थापित करना है। तो विकास खंड की जनसंख्या 5 लाख से अधिक होने पर, ठीक है, इसकी जो स्वीकृति है उस दी जा सकती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के बाद में क्वेश्चन नंबर 29 है, एक बार देख लीजिए भाई, इसको भी 29 है। ठीक है अब आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के संबंध में निम्न कथन पर आपको विचार करना है। तो भाई आपके सामने 29 में कथन तो शो हो रहा है, और मैं इन कथनों को भी नहीं बता रहा हूं। ठीक है भाई, देखो इसका सटीक एवं सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, चौथा और पहला। ठीक है, 1 3 4 1 3 4 इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, अच्छे से आप एनालिसिस कर लीजिए। बात करूं मैं यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, आज के वीडियो की लास्ट क्वेश्चंस की, तो निम्न कथन पर आपको विचार करना है भाई। तो जिन बच्चों को टीके नहीं लगे हैं उनकी संख्या पता लगाकर परियोजना अधिकारियों को सूचित करना है। ठीक है, तो ये तमाम बिंदुएं हैं जो कि आपको विशेषकर जो है ध्यान में रखना होगा, चूंकि यहाँ पर ये जो 30 प्रश्न आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है, तो टीके से संबंधित भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में आ सकते हैं, इसको भी विशेषकर ध्यान देना होगा। तो चलिए भाई, 30 प्रश्नों का ये सीरीज है, गदर का महासंग्राम है, और इस संग्राम में आपका स्वागत है भाई। आज के सेशन हम यही समाप्त करते हैं। प्रतिदिन 30 MCQs, अति महत्वपूर्ण महिला पर्यवेक्षक का गदर धमाकेदार MCQ मैं इस वीडियो में आज के सेशन में कंप्लीट किया। कल के सेशन में फिर से यही वीडियो आएगी, फिर से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम चर्चा करेंगे। जय हिंद।